हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन डेप्थ इनसाइट में। यहाँ हम यूपी पीजीटी 2010 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम इस पार्ट में क्वेश्चन फर्स्ट से लेके क्वेश्चन 30 तक को देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट देखें तो क्वेश्चन फर्स्ट है, विच इज यूज टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया। इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड सेकेंड है फॉरेन ट्रेड इंडेक्स, एंड थर्ड जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, एंड फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो आप यदि इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड का यूज करोगे तो यहाँ से ऑप्शन सेकेंड एंड ऑप्शन फर्स्ट फोर्थ जो है ये कट जाएगा, बचेगा आपके पास फर्स्ट एंड थर्ड को। तो यदि हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है वो कंज्यूमर जो है वो फेस करता है रिटेल लेवल पे। ठीक है। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है ये प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो प्राइस गिवन की जाती है, प्राप्त की जाती है, वो ये जो प्रोड्यूसर्स पेमेंट रिसीव करता है, प्रोड्यूसर्स रिसीव पेमेंट, ये प्रोड्यूसर्स के लिए मेजर किया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। और ये जो रिटेल प्राइस जो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो ये रिटेल की जगह पे कंज्यूमर फेस करता है। ठीक है, कंज्यूमर। तो यहाँ पे जो मेजर किया जाता है, तो जो चीजें हम खरीदते हैं वहां पे यदि प्राइस, कोई गुड्स यदि हम परचेज कर रहे हैं रिटेल लेवल पे, तो वहां पे यदि प्राइस जो है इंक्रीज है, तो इस लेवल पे जब हमें प्राइस इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है तो उसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है वो जो प्रोड्यूसर रिसीव करता है पेमेंट को, वहां पे जब मेजर किया जाता है तो वो होलसेल प्राइस इंडेक्स होती है। तो यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है वो प्रोड्यूस करता है मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो मेजर करता है मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मोस्पी बोलते हैं, मोस्पी। एंड जो इसका सेकेंड बॉडी है, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये मिनिस्ट्री, जैसे मोस्पी और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिलके ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मेजर करते हैं, और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मेजर करता है। ठीक है, लेकिन इंडिया में ब्रॉडली एक्सेप्टेंस जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स को माना जाता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट होगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, मैं इसलिए आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और ये होलसेल प्राइस दोनों बताएं क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। यहाँ पे तो ब्रॉडली बस इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए पूछा है। मे बी कि नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब पेपर में ये पूछते कि रिटेल लेवल पे मतलब इन्फ्लेशन को कौन मेजर करता है, उसकी मिनिस्ट्री कौन सी है। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन से आपको 3-4 मतलब क्वेश्चंस भी निकल के आ रहे हैं जो आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स, एंड सेकंड है इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफीरियर गुड्स, एंड थर्ड है इनकम इफेक्ट इज जीरो इन केस ऑफ सुपीरियर गुड्स, एंड फोर्थ है इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ गिवन गुड्स। तो यदि आप इनकम इफेक्ट के बारे में जानते हैं तो यहाँ पे जो नॉर्मल गुड्स होती है, यदि फर्स्ट के देखें तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारी इनकम इंक्रीज करती है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो इनकम का सिंबल होता है वो वाई से होता है। ठीक है, इनकम जैसे इंक्रीज होती है उसके करस्पॉन्डिंग यदि नॉर्मल गुड्स हैं, यदि नॉर्मल गुड्स हैं
नॉर्मल गुड्स। तो इसकी जो डिमांड होगी, नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड होगी, डिमांड जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी जैसे ही हमारी इनकम बढ़ेगी। लेकिन यदि वो इंफीरियर गुड्स है तो हमारे इनकम के बढ़ने पे जो इंफीरियर गुड्स की डिमांड होती है, इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो क्या होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही यदि थर्ड यदि हम ऑप्शन को देखें, इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ सुपीरियर गुड्स, सुपीरियर गुड्स में जीरो नहीं होता है, वो भी पॉजिटिव होता है सुपीरियर गुड्स केस में। ठीक है, सुपीरियर गुड्स। तो यहाँ पे इनकम के इंक्रीज होने पे सुपीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, ना कि घटती है। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। और यहाँ पे फोर्थ को देखिए, यदि हम इनकम इफेक्टिव पॉजिटिव इन केस ऑफ गिवन गुड्स, तो गिवन गुड्स के केस में कब पॉजिटिव होता है, यदि इनकम इंक्रीज हो रही है, तो यदि गिवन गुड्स हैं तो वो क्या होता है, यदि प्राइस के कम होने से यदि हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकेस इनकेस होता ये है कि यदि प्राइस हमारी कम हो रही है, किसी गुड्स की प्राइस कम हो रही है, उसके मतलब प्राइस के कम होने से यदि हमारी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, वहां पे यदि इनकम बढ़ रही है, प्राइस यदि इंक्रीज हो रही है, सॉरी प्राइस कम होने से यदि हमारी इनकम बढ़ रही है, तो उस केस में क्या होता है कि जो इनकम इफेक्ट होता है, इनकम इफेक्ट, तो वहां पे गिवन गुड्स के लिए, गिवन गुड्स के लिए वहां पे जो इनकम इफेक्ट होगा, वो जो इनकम इफेक्ट होगा डिमांड के लिए, वहां पे वो पॉजिटिव होगा। लेकिन ये नॉर्मली, ये हमें यहाँ पे ये नहीं पता है कि इनकम जो इफेक्ट है, जो हमारा इनकम बढ़ा है, वो मतलब किस हिसाब से बढ़ा है, प्राइस के कम होने से हमारी इनकम बढ़ी है कि अदर कोई फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा इनकम बढ़ा है। तो जनरली हम ये नहीं कह सकते कि इनकम इफेक्ट मतलब इनकम इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव होता है गिवन गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस ऑप्शन को मतलब मे भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन हमें ये क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे हम इसे इनकरेक्ट ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे मतलब यदि करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ये फर्स्ट वाला जो है, इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स, ये करेक्ट है। ठीक है, होप कि आपको ये गिवन गुड्स वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, for the given total investment expenditure, if there is an increasing in tendency of propensity to save, तो उस केस में क्या होगा, the rate of interest will fall, second है there will be a decline in income, and third है rate of interest will increases, and fourth है income will increase। तो यदि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हो, तो जो प्रोपेंसिटी टू सेव है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यदि हम बात करें, सेविंग की यदि प्रोपेंसिटी ज्यादा है, तो जो हमारा इनकम होगा, यदि हम ज्यादा सेव करेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास इनकम जो बचा है वो अपने आप क्या होगा, डिक्लाइन होने लगेगी। ठीक है, तो जैसे हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होती है, या फिर कोई एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की भी टेंडेंसी यदि हमारी इंक्रीज होती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग होगा क्या कि जो इनकम लेवल है हमारे पास, जो इन्वेस्टमेंट के लिए है इनकम लेवल, वो डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट, देयर विल बी डिक्लाइनिंग इन इनकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंसीडर इन द कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में यदि कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का आपको एजम्पशन याद है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। टू फैक्टर्स लेते हैं हम, लेबर एंड कैपिटल को, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग देन एवरेज कॉस्ट टू मार्जिनल कॉस्ट विल बी। यदि मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है तो एवरेज कॉस्ट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के करस्पॉन्डिंग क्या होगा। तो यदि आपको फिगर याद है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का, यदि हम एक्स एक्सिस लें, यहाँ पे वाई एक्सिस, ये हमारा एवरेज कॉस्ट है और ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, ये एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट इससे कट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट है, इसकी मिनिमम पॉइंट यहाँ पे सही से मेरे से बना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट इज, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो एवरेज
कॉस्ट क्या है, इससे ज्यादा ही तो है। यहाँ पे ग्राफ में क्लियरली दिख ही रहा है कि यदि मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है तो एवरेज कॉस्ट उससे ज्यादा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, डिक्रीजिंग, मोर, इक्वल्स, नन ऑफ दिस। तो यदि मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है तो वहां पे एवरेज कॉस्ट क्या है, वो अधिक है, मोर। यहाँ पे ऑप्शन सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ एन इंक्रीजिंग ऑफ 5000 crore in income result in an increase of 500 crore in saving, then the marginal propensity to consume will be। यदि इनकम में जो चेंजेस हैं, इनकम में चेंज बता रहा है 5000 का है, एंड जो सेविंग में चेंजेस हैं वो 500 का है, ठीक है, 500 करोड़ का है। तो कह रहा है कि यदि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में जो चेंजेस है, परसेंटेज चेंज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, परसेंटेज चेंज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम इनटू 100, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज चेंज निकालना है। तो अब यहाँ पे यदि हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो 5000 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 20 से ये 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर बचेगा आपका 45 नीचे 50, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा और ये 90। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, 90% का चेंजेस दिखाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो थर्ड है ये करेक्ट होगा, ठीक है। होप कि आपको ये क्लियर होगा 6 का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वाज रिकमेंडेड टू इम्प्लीमेंट द वेट इन इंडिया। जो वेट का रिकमेंडेशन था वो किसने दिया था, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है पारिक कमेटी, सेकंड है चेलैया कमेटी, थर्ड है तारापुर कमेटी एंड फोर्थ है बजाज कमेटी। तो आपको पता होगा कि जो वैट का इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था वो 1 अप्रैल 2005 में इसका रिकमेंडेशन आया था, ठीक है। 2006 से ये इम्प्लीमेंट हो गया था, ठीक है। और इसका जो रिकमेंडेशन था, पहले ये जब शुरू में आया था 1986 में, तो ये मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से आया था, ठीक है। बाद में इसे वैल्यू एडेड टैक्स में 2005 में इसका प्रस्ताव जो था वो पारित हुआ और 2006 से ये इम्प्लीमेंट हो गया था। और जो इसका जो इंडिया में रिकमेंडेशन दिया था वो चेलैया कमेटी, राजा जी चेलैया कमेटी ने दिया था। और जो यूपी में था वैट जो था वो 2008 में शुरू किया गया था, 2008 से यूपी में लागू हो गया था, ठीक है। ये एक क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चंस जो बन रहे हैं आप याद रखिएगा। मैं भी पूछ दे कि मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स कब कब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, या फिर यूपी में वेट कब से लागू हुआ था, तो आप ये सारी चीजें याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेड इज ए काउंटर ट्रेड। इसमें से कौन सा जो ट्रेड है वो काउंटर ट्रेड के रूप में है। तो यहाँ पे फर्स्ट है ट्रेड इन ए डोमेस्टिक करेंसी, एंड सेकेंड है ट्रेड इन ए कॉमन करेंसी, एंड थर्ड है बार्टर ट्रेड, एंड फोर्थ है ट्रेड एट ए इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट। तो जो काउंटर ट्रेड के रूप में यूज किया जाता था वो बार्टर ट्रेड था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन of the World Bank Group in increasing order according to the year of their establishment, ठीक है। इसको अरेंज करना है, यहाँ पे ऑप्शन है IBRD, एंड बी है IDA, एंड सी है IFC, एंड डी है मिगा, ठीक है। तो इससे पहले हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक था, वर्ल्ड बैंक, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो आपको पता होगा वर्ल्ड बैंक का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद से 2 इंस्टीट्यूट का जन्म हुआ था, एक तो वर्ल्ड बैंक है, दूसरा IMF। तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट डेट था वो 1945 था, और इनिशियली जो वर्ल्ड बैंक का जो नाम था IBRD था, IBRD।
ठीक है। और जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो मेंबर हैं, सॉरी, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसमें 5 इसके अंतर्गत आते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत। पहला तो आता है आईबीआरडी, आईबीआरडी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट। और जो इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट था वो 1945 ही था। एंड सेकेंड जो आता है, सेकेंड है आईडीए, यहाँ पे दिया है बी आईडीए, तो यहाँ पे जो सेकेंड है वो आईडीए है। और इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट डेवलपमेंट बैंक। जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक है उसका इस्टेब्लिशमेंट वो 1960 में था। और ये क्या करता है, ये करता है ये कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको लोन प्रोवाइड्स करता है। इसको सॉफ्ट लोन विंडो भी कहते हैं आईडीए को। और अब नेक्स्ट जो है वो आईएफसी है, और ये लोन प्रोवाइड करता है जो प्राइवेट कॉरपोरेशंस होती हैं उनको। आईएफसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंटरनेशनल फाइनेंस फाइनेंस कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट डेट है वो 1956 है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट है मिगा। ये इन गारंटी प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट गारंटीज प्रोवाइड करता है। मल्टी लेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये 1988 है इसका। ठीक है। और नेक्स्ट एक और इसका है ग्रुप का मेंबर ICSID। ये डिस्प्यूट सेटलमेंट की यूनिट है। ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट डेट है वो 1966 है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन से आपने इस बार तो आपको ईयर वाइज मतलब इसको लगाने के लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको सही करने के लिए दिया। मे बी कि कभी कभी पूछ दे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको ये भी इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने ये क्लियर कर दिया कि जो आईबीआरडी है, आईडीए है, आईएफसी है, मिगा है एंड आईएसएसआईडी जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है, और कौन सा इंस्टीट्यूट जो है, मतलब इसका जो मेंबर है वो क्या इसका काम क्या है। ठीक है। इस क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन हमें और क्लियर हो गए हैं। दूसरा यहाँ पे एक चीज हमें देखना है कि जो हेडक्वार्टर है सबका ये कहाँ पे है। तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन गटन डीसी। उस अकॉर्डिंग यदि हम देखें कि ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मतलब ये ग्रुप ही है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये पांचों को कहा जाता है। तो इन पांचों के जो एक ऐसे आप कॉमनली याद कर सकते हो, इन पांचों का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी ही है। ठीक है। तो अब हम इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें यदि, तो आईबीआरडी क्या था 1945 है, आईडीए क्या है 1960 है, एंड आईएफसी कितना है 1956 है, और मिगा आपका 1988। तो पहले कौन आया था आईबीआरडी। तो यहाँ पे यदि हम ए को देखें तो ये तो करेक्ट है, ये चारों का है। ठीक है। अब उसके बाद से होगा 45 के बाद से आपका होगा 56 आईएफसी। तो 56 सी वाला कौन सा है, तो ये सी हो जाएगा सेकंड पेज। तो ये हमारे ये ऑप्शन अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे सी हो गया। उसके बाद से क्या आया था 60 आईडी आया था 1960 में, तो बी वाला। तो ठीक है, तो यदि हम बी को यहाँ पे देख रहे तो इस हिसाब से जो ऑप्शन सेकेंड है ये करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 10 इन द ईयर
2006-07 ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी वाज 2006-07 में जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या था ये पूछा है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन से एक चीज ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये तो 2006-07 का अभी रिसेंट में पूछेगा नहीं। यदि हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वैसे तो 9.4% होगा, ठीक है। लेकिन हमें देखना ये है कि 2022-23 का जो जीडीपी है वो कितना है, एंड दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि 2023-24 का जो एस्टिमेटेड जीडीपी है, एस्टिमेटेड जीडीपी ये क्या है, ठीक है। ये दो मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं इसलिए रखी थी इस क्वेश्चन को कि हम लोग ये चीज कवर कर पाएंगे। 2022-23 का जो जीडीपी था वो 7.2% हमारा जीडीपी है, और जो एस्टिमेटेड जीडीपी 2023-24 का है वो 6.0% टू 6.8% ये एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए रखा था कि ये दोनों चीज हमारा क्लियर हो जाए, मे बी कि नेक्स्ट एग्जाम में पूछ दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कंट्री लाइक इंडिया वेयर मेनी पीपल आर एबल टू हाइड देयर रियल इनकम, द increase of which of the following taxes would be justified from the point of view of social justice। अब सोशल जस्टिस के हिसाब से कौन सा जो टैक्स होगा वो जस्टिफाइबल होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट है सेल्स टैक्स, एंड सेकेंड जो है वो इनकम टैक्स है, एंड थर्ड है सर्विस टैक्स, एंड फोर्थ है वेल्थ टैक्स। तो यदि हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम जो टैक्स होता है वो हमारे नॉमिनल इनकम पे लगता है, लेकिन जो वेल्थ टैक्स होता है वो हमारे रियल इनकम पे लगता है, रियल इनकम पे। जब हमारा रियल इनकम पे जो बेसिकली जो हमारा रियल इनकम है यदि उस पे टैक्स लगता है तो वो एक मतलब सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से वो जस्टिफाइबल होगा। यहाँ पे ऑप्शन जो फोर्थ है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 12th, द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज। अभी हमने पीछे देखा था एक क्वेश्चन में आईडीए के बारे में, क्योंकि ये भी वर्ल्ड बैंक का ग्रुप ही तो है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो यहाँ पे उसका एस्टेब्लिशमेंट हमने देखा था 1960 में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 4 है ये करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ मार्केट इम्परफेक्शन इज शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो डिग्री ऑफ मार्केट इम्परफेक्शन है उसको कैसे देखा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है P माइनस एमपीसी डिवाइडेड बाई P, एंड सेकेंड है P माइनस MR डिवाइडेड बाई E, थर्ड जो है P डिवाइडेड बाई E एंड E डिवाइडेड बाई P। E जो है यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता रहा है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है, एंड MC मार्जिनल कॉस्ट है, P प्राइस है आपका। तो आपको पता है कि जो मार्केट इम्परफेक्शन है या फिर मोनोपोली जो डिग्री ऑफ मोनोपोली मेजर करते हैं हम लोग, या फिर तो मार्केट इम्परफेक्शन वाला, तो ये जो ऑप्शन फर्स्ट है P माइनस एमपीसी डिवाइडेड बाई P, ये लर्नर का फॉर्मूला है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम मार्केट के इम्परफेक्शन को मेजर करते हैं कि कितना मार्केट में मोनोपोली का पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है ये करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 14, द रिकमेंडेशन ऑफ 12th फाइनेंस कमीशन आर। तो 12th फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन था ये क्या था, तो हमें इस क्वेश्चन से ये पता करना है कि जो रिसेंट में फाइनेंस कमीशन जो चल रहा है वो कौन सा है, एंड इसके पहले जो था वो क्या था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दो क्वेश्चन मिलेंगे कि अभी रिसेंट में कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है। तो आपको पता है कि 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, उससे पहले जो था वो 14th फाइनेंस कमीशन था। तो इन दोनों का टाइम पीरियड हमारे लिए बहुत जरूरी है कि नेक्स्ट एग्जाम में जब भी होगा वो पूछ सकता है इसी क्वेश्चंस को, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे पुट किया था। तो यहाँ पे 14 का उस अकॉर्डिंग जो आंसर होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 12th फाइनेंस कमीशन का जो होगा वो 5 से 10 तक का होगा। तो यदि हमें ये पता है तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि जो 13वां था फाइनेंस कमीशन उसका जो था वो 10 से, क्योंकि फाइनेंस कमीशन जो जब भी फॉर्म होता है वो 5 ईयर के लिए होता है, और जो उसका फॉर्मेशन करते हैं वो प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में होता है ये, ठीक है। वही फॉर्मेट करते हैं फाइनेंस कमीशन को, और जो आर्टिकल है इसके लिए 280 है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप याद रखिएगा। जो आर्टिकल है फाइनेंस कमीशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में वो 280 है,
और जो इसका फॉर्मेशन के लिए अप्रूवल देते हैं वो प्रेसिडेंट देते हैं। अभी रिसेंट में क्या है, 15 फाइनेंस कमीशन के मेंबर वो चेयरमैन कौन है, चेयरमैन, तो यहाँ पे जो चेयरमैन है उनके एनके सिंह है, नंद किशोर सिंह, ठीक है। और 14 फाइनेंस कमीशन का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, तो 14 का जो टाइम पीरियड था, तो यदि हम 13 का यहाँ से देख रहे थे, 13 का 2010 से लेके 2015 हो जाएगा, और 13 का जो होगा वो 2015 से लेके 2020 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 2020 में क्या था कि कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा था, तो इसकी वजह से जो रिकमेंडेशन था एनके सिंह का, वो जो टाइम पीरियड था वो 2021-22 से लेके टू 2025-26 तक इसे किया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आप ये याद रखिएगा रिसेंट वाला। आप 12th यदि नहीं याद भी रखते हो तो आपको 14th एंड 15th वाला बिल्कुल याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंकटाड वाज एस्टैब्लिश्ड। अंकटाड का एस्टैब्लिशमेंट डेट क्या है, तो अंकटाड का तो पहले हम ये देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड एंड, इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज के लिए किया गया था, डेवलपमेंट। और जो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1964 में हुआ था। जो इसका हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन से ये 3 चीजें याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा वो करेक्ट होगा, 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द कॉस्ट इन अ लॉन्ग रन, जितनी भी कॉस्ट है वो लॉन्ग रन में क्या होंगी। यहाँ पे ऑप्शन है आर स्टेबल, सेकेंड है आर वेरिएबल, एंड थर्ड है बोथ फिक्स एंड वेरिएबल, एंड फोर्थ है आर मिनिमम। तो आपको पता है कि जो लॉन्ग रन में क्या होती है कि सारी की सारी जो कॉस्ट हो जाती हैं वो वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड जो होगा वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स। वर्ल्ड बैंक जो है वो क्या प्रोवाइड्स करता है, तो अभी मैंने आपको वर्ल्ड बैंक ग्रुप और जो वर्ल्ड बैंक के बारे में बता रही थी, तो वहां पे भी मैंने बताया इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है सॉफ्ट लोन टू डेवलपिंग कंट्री, एंड सेकेंड है हार्ड लोन टू द डेवलपिंग कंट्री, एंड थर्ड इज बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड लोन, एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग कंट्री के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 18, which one of the following demand curve is not fixed elastic। जो इलास्टिसिटी है डिमांड कर्व पे वो फिक्स नहीं रहती है किस डिमांड कर्व पे। तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट लीनियर, सेकेंड है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एंड थर्ड जो है हॉरिजॉन्टल, एंड फोर्थ जो है अपवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम एक एक का डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। ये यदि लीनियर डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं तो ये होगा, ठीक है। और यदि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये ऐसे रहता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये फिक्स कॉस्ट के लिए किया जाता है जो डिमांड कर्व इसका जो रहता है। और यदि हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो ये ऐसा है, और इसकी यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है, सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। और ये अपवर्ड की बात कर रहे हैं तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है यहाँ पे ये 0 होती है और ये इनफाइनाइट होती है, ठीक है। और ये लीनियर डिमांड कर्व है। तो आपको ये चीज पता है कि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे जो इलास्टिसिटी होती है वो हर एक पॉइंट पे क्या होती है, इलास्टिसिटी इसकी 1 रहती है। और यदि वो हॉरिजॉन्टल की बात करें तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होगी वो इनफाइनाइट होगी, यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो 0 होगी हर एक पॉइंट के लिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि किस डिमांड कर्व पे जो इलास्टिसिटी है वो फिक्स नहीं है। तो आपको पता है कि जो लीनियर डिमांड कर्व है यहाँ पे जो इलास्टिसिटी हो हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होती है। यदि हम इस पॉइंट पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होगा ये क्या होगा, जो पॉइंट ए है यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होगा आपका इनफाइनाइट होगा। यदि थोड़ा सा उससे नीचे लिखते हैं, यदि पॉइंट बी पे बात करें हम, तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होगा यहाँ पे तो ये ग्रेटर देन 1 होगा। यदि मिड पॉइंट सी पे बात करें तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होगा ये 1 होगा। यदि डी पे बात करें तो यहाँ पे इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, सॉरी लेस देन 1 होगा। और यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होगा पॉइंट ई पे
ये इलास्टिसिटी यहाँ पे जो होगा ये 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर होगा कि जो लीनियर डिमांड कर्व होती है वहां पे जो इलास्टिसिटी होता है वो फिक्स नहीं रहता है, तो यहाँ पे नॉट फिक्स्ड की बात ही कह रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो क्लियर होगा। यदि आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, यदि आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ गया, दूसरा उसका आप एक्सप्लेन कर ले जा रहे हो हर पॉइंट को, तो आप उस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट रिलेटेड टू, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो किससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट है फ्रॉम द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एंड सेकेंड है टोटल फिक्स कॉस्ट, एंड थर्ड जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एंड फोर्थ है बाय टोटल कॉस्ट। तो आपको पता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट जो है, मार्जिनल कॉस्ट वो बताता है कि जो पर यूनिट चेंज होने से नेक्स्ट यूनिट में कितना चेंजेस हो रहा है। ठीक है, ये चेंज को बताता है एक तरह से। तो यदि हम यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो इसमें भी मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्लूडेड रहता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में भी। टोटल कॉस्ट में तो मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट दोनों ही होता है, लेकिन यदि हम फिक्स कॉस्ट की बात करें तो ये किसी प्रकार के चेंजेस को नहीं दिखाता है। ठीक है, इस वजह से जो ऑप्शन सेकेंड है ये करेक्ट होगा, यहाँ पे नॉट रिलेटेड पूछा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 20। द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मार्जिनल कॉस्ट इज, तो मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट टी एन माइनस वन। इसका मतलब है कि यदि 1 यूनिट में उसके चेंज हो रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग उसके प्रीवियस यूनिट में कितना चेंजेस है, यदि उन दोनों के बीच का डिफरेंस हम निकालें तो हमें मार्जिनल कॉस्ट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो फोर्थ है वो करेक्ट है, मार्जिनल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस वन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। स्टैगफ्लेशन रिफर्स टू, स्टैगफ्लेशन में रिफर्स क्या, मतलब क्या बताता है स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन दो वर्ड से मिलके बना है, स्टैग प्लस फ्लेशन। इसका मतलब स्टैग्नेंट रहता है इकोनॉमी, दूसरा इन्फ्लेशन भी रहता है। तो यहाँ पे ये इसका ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट प्लस इन्फ्लेशन दोनों ही साथ में वर्क करते हैं। ठीक है, तो ऐसे इकोनॉमी को स्टैगफ्लेशन कहते हैं, और ये हुआ था पूरे वर्ल्ड में 1970s के बाद से स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन देखा गया था, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ रहे थे। और उससे पहले जो था वो फिलिप्स ने बताया था कि जो इन्फ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसमें निगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। लेकिन 1970s के बाद हुआ ये कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों साथ में बढ़ने लगे। उसी के बाद से मॉनेटरीज का जो दौर था, मॉनेटरीज इकोनॉमिक्स का जो दौर था वो शुरू हो गया था, जिसमें फ्राइडमैन वगैरह काफी फेमस हुए थे उस समय। उन्होंने ही तो फिलिप्स कप को क्रिटिसाइज भी किया था। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है फर्स्ट, हाई इन्फ्लेशन इन ए हाई अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड, एंड सेकेंड डिफ्लेशन इन ए स्टेबल इकोनॉमिक पीरियड, तो यहाँ पे तो ये सारे ऑप्शन गलत ही होंगे। तो यहाँ पे होगा हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 22। द एक्सचेंज रेट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए in the base year is 5 cents to a rupees, and the price index in both the countries is 100. Now in the current year, the price index in India increases to 400, and the index increases to 200, then the new exchange rate will be. तो new exchange rate क्या होगा? New exchange rate is equal to exchange rate between US to India। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट क्या है यूएस टू इंडिया का? 5 सेंट है, 5 सेंट इंटू डोमेस्टिक, करेंट ईयर में जो डोमेस्टिक एक्सचेंज इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय जो फॉरेन प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम देखें 5 इंटू डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स कितना है करंट ईयर का, प्राइस इंडेक्स इन इंडिया
इंक्रीजेस टू 400, तो कितना है करंट ईयर में 400 डिवाइडेड बाई अमेरिका का जो प्राइस इंडेक्स है ये कितना है 200, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 520 डिवाइडेड बाई 200, तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 10 सेंट 10, तो यहाँ पे न्यू एक्सचेंज रेट जो है 1 रुपीज इज इक्वल टू 10 सेंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट होगा, 1 रुपीज इक्वल टू 10 सेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, रिकॉर्डोस प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट इज। रिकॉर्डो का जो प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट था वो किस पे बेस्ड था, तो वो 2x2 मॉडल पे, 2 कंट्री 2 कमोडिटी मॉडल पे बेस्ड था। यदि आपको रिकॉर्डो का एजम्पशन पता है तो यहाँ पे ऑप्शन जो फर्स्ट है 2 कंट्री 2 कमोडिटी मॉडल, ये करेक्ट होगा। ये बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम 24, डिश टीवी इज द सिग्नल ऑफ। जो डिश टीवी का सिग्नल है वो क्या है, पब्लिक गुड है, प्राइवेट गुड है, या मैरिट आइटम है, या फिर नॉन ऑफ दीज है। तो डिश टीवी है, जो पेमेंट करेगा वही उसका कंजप्शन करेगा, तो ये एक तरह से प्राइवेट गुड है। यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड जो है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 8% इन्फ्लेशन इज एस्टिमेटेड इन इकोनॉमी दिस ईयर इट वुड मीन दैट। यदि 8% इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब इकोनॉमी में क्या इसका मतलब है, तो द प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैव इंक्रीजिंग बाय द 8%, एंड सेकेंड है द परचेजिंग पावर ऑफ मनी हैज डिक्रीजेस बाय 8%, एंड थर्ड है द ग्रॉस नेशनल इनकम हैज इंक्रीजेस बाय 8%, एंड फोर्थ है फॉरेन ट्रेड हैज इंक्रीज बाय 8%। यदि 8% का एस्टिमेशन इन्फ्लेशन एस्टिमेट किया गया है इकोनॉमी में, तो इसका मतलब ये है कि ये इकोनॉमी जो है, यदि यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यदि हम एक तरह से मेजर करें तो यहाँ पे जो द प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैव इंक्रीज बाय 8%। ठीक है, यदि इन्फ्लेशन यदि 8% है, इसका मतलब है कि जो कमोडिटी हम परचेज कर रहे हैं तो उसकी भी तो प्राइस जो होगा वो 8% से उस प्राइस के अकॉर्डिंग इंक्रीज किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन फर्स्ट ये करेक्ट होगा, द प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैव इंक्रीजेस बाय 8%। डिक्रीजेस तो होगा नहीं, और ये ग्रॉस नेशनल इनकम की बात ही नहीं है, फॉरेन ट्रेड का भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सेकेंड रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, देयर इज ए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑलवेज पॉजिटिव, एंड सेकेंड है ऑलवेज नेगेटिव, एंड थर्ड है नेगेटिव टुवर्ड द सब्स्टिट्यूट गुड्स, एंड फोर्थ है नेगेटिव इन केस ऑफ गुड्स विद द जॉइंट डिमांड। ठीक है, इससे पहले हम क्रॉस इलास्टिसिटी को देखते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। इसका मतलब ये है कि गुड्स ए की क्वांटिटी में चेंज होने से, गुड्स बी की प्राइस में चेंज होने से गुड्स ए की क्वांटिटी में कितना चेंजेस होता है, ये मेजर करता है क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये तो हमारा फार्मूला हो गया। अब ये कह रहा है कि ऑप्शन में क्या जो क्रॉस इलास्टिसिटी होता है वो हमेशा पॉजिटिव नहीं, ये डिपेंड करता है कि गुड्स कैसे हैं। यदि हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं, दो गुड्स लेते हैं जिसमें से सब्स्टिट्यूट गुड्स है, जैसे कि यदि हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहें, सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो वहां पे यदि हम लेते हैं टी एंड कॉफी को, टी एंड कॉफी, तो आपको पता है टी एंड कॉफी है जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो यदि उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी देखें तो हमेशा जो क्रॉस इलास्टिसिटी होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स की वो पॉजिटिव रहती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही टी की जो प्राइस है वो इंक्रीज करेगी तो जितने भी कंज्यूमर हैं वो कॉफी की तरफ मूव कर जाएंगे, तो यदि इसके प्राइस के इंक्रीज होने से उसकी जो क्वांटिटी है ये इंक्रीज कर जाएगी, तो एक तरह से ये पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करता है।
वहीं पे यदि हम ज्वाइंट डिमांड की यहाँ पे बात करते हैं, तो ज्वाइंट डिमांड जो होता है, ज्वाइंट डिमांड ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होता है कि जब क्रॉस इलास्टिसिटी जो होती है वो हमेशा निगेटिव होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। जैसे ही यदि प्राइस जो है कार की, जो यदि यदि हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो यहाँ पे हम लेते हैं कार एंड पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल। यदि पेट्रोल की प्राइस जो है यदि इंक्रीज हो जाती है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, जो कार का जो डिमांड है, डिमांड जो है कार, ये डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डिमांड है कार की, डिमांड फॉर कार जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो जो क्रॉस इलास्टिसिटी है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वो निगेटिव होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है निगेटिव इन केस ऑफ गुड्स विद द ज्वाइंट डिमांड। तो जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की हमेशा निगेटिव होती है। ज्वाइंट डिमांड तभी होता है, ज्वाइंट डिमांड इन द सेंस की दोनों का डिमांड एक साथ हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस होता है। तो यहाँ पे फूड जो है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। हु हैज डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है किन्स, सेकेंड है फ्राइडमैन एंड थर्ड है फिशर एंड फोर्थ है पिग्यू। तो आपको पता है वो लिक्विडिटी ट्रैप का जो कॉन्सेप्ट था वो किन्स ने दिया था, और उनके अकॉर्डिंग जो लिक्विडिटी ट्रैप का जो यहाँ पे यदि हम फिगर से देखें तो ये लिक्विडिटी ट्रैप है, लिक्विडिटी ट्रैप। तो ये बताते हैं कि लिक्विडिटी ट्रैप के केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो इतना कम हो जाता है कि जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, और ये वेट करते हैं कि जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तब वो इन्वेस्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न को अर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। अकॉर्डिंग टू सम्पीटर द इंटरप्रेन्योर अर्न द इकोनॉमिक प्रॉफिट इज बिकॉज। जो इंटरप्रेन्योर है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न कर रहा है, वो किसकी वजह से अर्न कर रहा है सुम्पीटर के अकॉर्डिंग। तो सुम्पीटर ने हमेशा इनोवेशन की बात की थी। तो यदि यदि इकोनॉमी में कोई इनोवेटर होता है, यदि वो कोई नया चीज इनोवेट करता है जिसकी वजह से जो इंटरप्रेन्योर्स हैं वो इकोनॉमिक प्रॉफिट को अर्न कर पाते हैं। यदि आपने सुम्पीटर की थियरी पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे, बहुत इजी है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है ही इज एन इनोवेटर। यदि वो इनोवेटर है तभी वो इकोनॉमिक प्रॉफिट को अर्न कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ पे ऑप्शन है इट इज ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड सेकेंड इट इज ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड थर्ड इट एंड is and the American Trade Organization and fourth है and the international trade established by the GATT members। तो आपको पता होगा जो डब्ल्यूटीओ इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था गेट के उरुग्वे राउंड के बाद से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1995 में। तो जो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ है ये करेक्ट होगा, एन इंटरनेशनल ट्रेड एस्टेब्लिश बाय द गेट मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। टू करेक्ट द एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट द फॉलोइंग मेजर्स आर टू बी टेकन। बैलेंस ऑफ पेमेंट के एडवर्स इफेक्ट को करेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है टू फर्स्ट डिफ्लेशन, सेकेंड एक्सचेंज कंट्रोल एंड थर्ड है डिवैल्यूएशन एंड फोर्थ है इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन। तो यदि आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करो तो यहाँ पे डिफ्लेशन होगा नहीं, सेकेंड एक्सचेंज कंट्रोल भी नहीं होगा, फोर्थ जो है इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट होगा, डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन के थ्रू क्या होता है, इकोनॉमी की जो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको करेक्ट किया जाता है। इंडिया 3 टाइम्स जो है मतलब डिवैल्यूएशन किया था। एक तो फर्स्ट किया था 1949 में एंड सेकेंड जो था 1966 में एंड थर्ड जो है 1991 में ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे, और अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन किया था ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो एडवर्स इफेक्ट है उससे करेक्ट कर सके अपने इकोनॉमी के बीओपी को। तो ये चीज तो हमारे यहाँ पे क्लियर हुआ कि इंडिया ने कितने टाइम डिवैल्यूएशन किया था बीओपी को करेक्ट करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे हमें ये चीज देखना है कि डिवैल्यूएशन होता कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि $1 इज इक्वल टू है 50 रुपीज,
यदि वहीं पे यदि जो करेंसी का यदि डिवेल्युएशन कर देती है गवर्नमेंट, तो $1 इज इक्वल टू यहाँ पे 60 रुपीज हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या है, वो डिक्रीज कर जाती है। तो इसमें होता ये है कि जो एक्सपोर्ट है हमारा, एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो इम्पोर्ट है हमारा, इम्पोर्ट जो है वो कम होने लगता है। तो यदि हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज करती है तो ये होगा ये कि फॉरेन जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इंक्रीज हो जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज जो है वो फॉरेन एक्सचेंज का जो इनफ्लो है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वो आना शुरू हो जाएगा इंडिया में, जिसकी वजह से जो बीओपी का डिसबैलेंस है वो करेक्ट हो जाएगा। तो जो हमारी बीओपी है, जो बीओपी पहले डेफिसिट में था, डेफिसिट, तो वो करेक्ट होके क्या हो जाएगा, वो सरप्लस हो जाएगा, क्योंकि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, या फिर तो वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह डिवैल्यूएशन का टूल का यूज करके हम बीओपी के एडवर्स इफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, होप कि अभी तक मैंने जो क्वेश्चन फर्स्ट से लेके क्वेश्चन 32 को एक्सप्लेन किया है आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस यदि कहीं भी आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर प्रोवाइड करूंगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने को लर्नर के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।